तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ यूज़र डिफाइन मेथड का पार्ट 3। जहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में कॉल बाय वैल्यू तक बात की थी, तो हम कॉल बाय रेफरेंस से बात करेंगे। व्हेन यू पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट की तरह फंक्शन के लिए पास करते हैं, तो इट इज़ पास्ड बाय रेफरेंस, वो रेफरेंस के द्वारा उसमें पास होता है। इन दिस मेथड अ रेफरेंस टू एन आर्ग्यूमेंट इज पास्ड एज अ पैरामीटर। जो हमारा ये मेथड होता है, इसमें जो रेफरेंस होता है आर्ग्यूमेंट का, वो पास होता है पैरामीटर की तरह। वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट पास, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास नहीं होती। देखिए, मैं आपको प्रोग्राम की तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहली लाइन में मैंने बोला था, व्हेन यू पास एन ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पी ए डॉट टी वाई, टी वाई हमारा ऑब्जेक्ट है, वो एक पैरामीटर की तरह हम फंक्शन को पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट को। व्हेन यू पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है टी वाई, उसे आर्ग्यूमेंट की तरह फंक्शन में पास करेंगे। इट इज पास्ड बाय रेफरेंस, और जो ये है वो रेफरेंस के द्वारा पास होगा। रेफरेंस पी ए क्लास क्लास की मदद, क्लास के रेफरेंस के द्वारा ये पास होगा। एंड in this method a reference to an argument is passed as a parameter। इस मेथड में जो हमारा रेफरेंस पास हुआ है, वो आर्ग्यूमेंट की तरह पास हुआ है पैरामीटर में। आर्ग्यूमेंट है जो हमारा जे टी वाई आर्ग्यूमेंट है, वो पैरामीटर की तरह पास हुआ है मेथड में। आर्ग्यूमेंट मेथड में पैरामीटर की तरह पास हुआ है, और जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट पास, जो इसकी वैल्यू होगी टी वाई की, वो इसमें पास नहीं होगी। दिस मेथड इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। इसमें देखिए, सबसे पहले वो कह रहा, हमने एक टी वाई ऑब्जेक्ट बनाया, टी वाई डॉट ए, टी वाई में ए की वैल्यू स्टोर कराई, ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। ए की वैल्यू हमने ऊपर 10 दी हुई थी, तो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 20। हमारी ए की वैल्यू हो गई 20, लेकिन पहले, ठीक है 20 हो गई, लेकिन हम सबसे पहले नीचे जाते हैं। हम मेन मेथड से कौन करेगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी, पी ए क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओ बी डॉट ए, मतलब ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10। उसके बाद डब्ल्यू ए ओ बी है उसकी जो वैल्यू है, मतलब हमने जो ओ बी की वैल्यू है ए में, ए की वैल्यू है जो ए 10 है, ए 10 की वैल्यू ओ बी के पास है, ऑब्जेक्ट के पास है ओ बी, WAOB। अभी ओ बी की वैल्यू हमारी ओ बी डॉट ए की वैल्यू 10 थी, तो हमने ओ बी की वैल्यू को कहाँ भेजा, हमने भेजा ऊपर टी वाई में, और टी वाई में जाके क्या होगा, टी वाई डॉट ए, मतलब टी वाई में ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और टी वाई ए प्लस टेन हो जाएगा 20। यहाँ आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू, टी वाई डॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हमारी ए की वैल्यू हो गई है 20, तो नीचे आके हम प्रिंट करेगा ए इक्वल्स टू 20। हम आगे बढ़ते हैं, और पीछे भी पॉइंट भी थे। when the function is called in the program, the value of the actual parameter are referred by the formal parameter। जो हमारे, जब भी हम प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं, जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर की, वो रिफर्ड हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर के लिए। एनी चेंज इन अ फॉर्मल मीटर अफेक्ट द स्टेट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू बदल जाती है अगर फॉर्मल पैरामीटर को कोई भी अफेक्ट हुआ, जबकि कॉल बाय वैल्यू में हमारा कोई एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू नहीं बदलती थी, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू बदल जाएगी अगर फॉर्मल पैरामीटर को अफेक्ट हुआ या चेंज हुआ। द एक्चुअल पैरामीटर आर डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पैरामीटर पास्ड एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पैरामीटर है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही पास होगा। यहाँ पर द रिटर्न द वैल्यू फॉर द मेथड, ये हम जो रिटर्न होता है, ये इस चीज़ का यूज़ रिटर्न होता है, वो हम प्योर मेथड में करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टैटिक मेथड, हमारे दो टाइप के मेथड होते हैं, यूजर डिफाइन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। सो सबसे पहले हम स्टैटिक मेथड के बारे में बात करेंगे। इट बिलोंग टू अ क्लास विच कैन बी कॉल्ड विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। स्टैटिक कीवर्ड इज एडेड बिफोर द स्टैटिक मेथड नेम।
देखिए जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वॉइड ए, फिर ये पीछे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक सेकेंड। हाँ देखिए सब हमने इसमें जो मेथड बनाया है void WA, अगर हम इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें स्टैटिक, तो फिर हमें जो ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट की लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, हमारा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। हम आगे चलते हैं। स्टैटिक मेथड इट बिलोंग टू द क्लास विच कैन बी कॉल विदाउट द ऑब्जेक्ट। हम क्लास में विदाउट ऑब्जेक्ट को कॉल किए ही क्लास को रन कर सकते हैं, और स्टैटिक कीवर्ड बस मेथड के आगे लगा दे तो हम मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो हमारा जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा और चलने लगे, रन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक मेथड, इसे स्टैटिक मेथड भी कहते हैं। अब नॉन स्टैटिक मेथड, every method in a Java is non-static that can access any static method and static variable without using the object of a class. This method must not have the static keyword in method. बस हमारा वही है कि हम अगर void में static keyword का यूज़ ना करें और calling का यूज करके हम मेथड को कॉल करें और रन करें, तो उसे कहते हैं हम static मेथड, वो नॉन स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड, और ये इंस्टेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता। अब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ ना करें और ना उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करें। द प्योर मेथड रिटर्न द इंफॉर्मेशन टू द कॉलर अबाउट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न द वैल्यू। जो हमारा प्योर मेथड है, इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कॉलर को रिटर्न करके मिलती है, रिटर्न करता है पहले जो एग्जीक्यूशन के लिए इसे मिला है मेथड के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा यूज़र के लिए, उसे कहते हैं हम प्योर मेथड। इम्प्योर मेथड, द मेथड विच चेंज द स्टेट ऑफ देयर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इम्प्योर मेथड। ऐसे मेथड जो अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर दें, मतलब एक मेथड हम कह सकते हैं स्टेट अपनी स्टेट चेंज करने को हम कहेंगे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मेथड जो हमने बनाया है WA, ये स्टेट मतलब इसकी वैल्यू चेंज कर सकता। यहाँ पर हम 45 है, इसकी जगह हम 54 भी दे सकते हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करता है। ऑब्जेक्ट की स्टेट मतलब कि इसका नाम चेंज कर सकता है। यहाँ पर CB की जगह हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना दें O, तो हमें यहाँ पे कॉलिंग में भी करना है O, यहाँ हम CB नहीं लिखेंगे O, इसे कहेंगे। और इम्प्योर मेथड आप इसे भी कह सकते हैं, ये कभी भी रिटर्न नहीं करता। द इम्प्योर मेथड नेवर रिटर्न द वैल्यू, इम्प्योर मेथड नेवर रिटर्न द वैल्यू एंड नेवर यूज, वो रिटर्न नहीं, इट नेवर यूज द कीवर्ड रिटर्न, बट द प्योर मेथड यूज द कीवर्ड रिटर्न। और वो रिटर्न करता है इंफॉर्मेशन, ये एग्जीक्यूट करके हमें उसका आंसर दे देता है प्रोग्राम का। और जबकि इम्प्योर, और एक चीज़ बड़ा डिफरेंस ये भी है प्योर मेथड में कि जो मेथड बनाया हमने उसकी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, उसके बाद फिर जब मेन मेथड यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर ये हम ऊपर देख लें, ऊपर हमने प्योर से बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद यहाँ पे हमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना होगा, इसलिए वो रिटर्न करता है वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे। और जबकि हम इम्प्योर मेथड में यहाँ पर नहीं देते स्टेटमेंट, हम देते हैं मेथड के अंदर ही स्टेटमेंट दे देते हैं, और इम्प्योर मेथड में हम अंदर ही स्टेटमेंट दे देते हैं। और प्योर मेथड में हमेशा डेटा टाइप का यूज़ होता है,
वॉइड का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर डेटा टाइप का यूज़ होता है, डेटा टाइप ही रिटर्न करते हैं, और जबकि इसमें वॉइड का यूज़ होता है इम्प्योर मेथड में। Now method overloading, the process of having the two or more method or function within a class with same name but different parameter declaration is known as method overloading. Method overloading कहलाती है कि एक क्लास के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेथड या फंक्शन के पास एक जैसा नाम हो लेकिन पैरामीटर डिक्लेरेशन अलग हो, उसे हम कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। देखिए पैरामीटर डिक्लेरेशन ऐसा कि void सम है, इसमें पहले मेथड का नाम सम, दूसरे का भी नाम सम, लेकिन पैरामीटर डिक्लेरेशन डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो पैरामीटर डिक्लेरेशन के लिए हमने अलग क्या किया, इंट एस, मतलब इसमें एक दे दिया, यहाँ पर इन लॉन्ग 1, लॉन्ग एल और लॉन्ग बी। इसमें हमारा क्या होगा कि वो मेथड समझ जाएगा कि अगर हमने एक वैल्यू दी है 23 एक वैल्यू केवल किस में एग्जीक्यूट होगी, इसमें होगी, इसमें तो होगी नहीं, ये रन होगा नहीं, फिर पहले ये डालेगा इसमें वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू डालेगा इस तक, इसमें चली गई, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर मैंने इस स्टेटमेंट को ओ बी डॉट सम है वो यहाँ लगाए नहीं, मैंने यहाँ लगाया ओ बी डॉट सम, फिर पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, तो जो हमारा पैरेंथेसिस और सेमीकोलन नहीं लगा यहाँ पर, तो अब हमारा क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट तो इसने बना लिया 23 वो भी ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर ली, लेकिन अब यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब पहले होगा हमारा आंसर आएगा, अब यहाँ पे दोबारा क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू दी, अब दो वैल्यू के लिए सबसे पहले ऊपर वाले में डालेगा, इसमें देखेगा कि एक ही वैल्यू है, ये इसमें नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें जाने से मना कर देगा, और फिर ये वैल्यू डालेगा दूसरे मेथड में, यहाँ पर चेक करेगा हाँ यहाँ पर दो हैं, तो फिर ये इसकी वैल्यू जो है वो इसमें चली जाएंगी, और हम कर देंगे ओ सी डॉट सम, तो हमारी पहले वैल्यू पहले वाला स्टेट, पहले ये वाला मेथड रन होगा, सेकंड पे देन ये, क्योंकि हमने पहले इस वाले मेथड की कॉलिंग की है, सेकंड पे इस वाले मेथड की कॉलिंग, इस हिसाब से हमारा रनिंग स्टेटमेंट चलेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि इंट सम, इंट एस, एक जैसे आपने अगर ये लिए हैं तो आपको इनकी इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ेगी लेंथ, लेकिन अगर आपने इंटीजर एस ऊपर लिया, इंटीजर एल भी यहाँ लिया, तो आपको इंटीजर में दो लेना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे इंट एल बस ले लेते तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता और एरर भी आने लगता कभी कभी, तो इसलिए यहाँ पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे आपको, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हमारे पास, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए लॉन्ग और इंट, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग और इंट इनके डेटा टाइप अलग कर दिए, कुछ इतना पैरामीटर में डिफरेंस रहे कि कंपाइलर जो है उसको कंपाइल करते टाइम दिक्कत ना जाए, वो समझ जाए कि कौन सी वैल्यू किस में जानी है। इसे ही हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। थैंक यू। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।